हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इंग्लिश ग्रामर का सेशन है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन है केस। तो केस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले नाउन और प्रोनाउन को बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसको रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए केस में देखते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हम लोगों को जो है कवर करना है। सबसे पहले आपको यह बताना है कि केस किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की अवस्था बताने वाले अध्याय को ही केस कहते हैं। किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की अवस्था बताने वाले अध्याय को केस कहा जाता है। अवस्था के दृष्टिकोण से वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के मुख्यतः तीन रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं? तो सब्जेक्टिव, पोसेसिव, ऑब्जेक्टिव। इन तीनों के बारे में बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? देखिए, जब कभी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है तो उसे सब्जेक्ट वाली अवस्था अर्थात सब्जेक्टिव केस में समझा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब कभी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है तो उसे सब्जेक्ट वाली अवस्था अर्थात सब्जेक्टिव केस में समझा जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे पहला एग्जाम्पल है इंडिया इज अ ग्रेट और दूसरा है आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो ठीक है, इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्टिव केस इस एग्जाम्पल में कौन कौन से होगा। तो देखिए, इसमें होगा इंडिया, ठीक है, और दूसरा वाला में आई। इंडिया और आई जो है ये दोनों सब्जेक्टिव केस हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला जो पॉइंट है पोसेसिव केस, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पोसेसिव केस किसे कहते हैं? जब कभी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन अधिकार अथवा संबंध बताने का कार्य करते हैं तो उसे अधिकार वाली अवस्था अर्थात पोसेसिव केस में समझा जाता है। जब कभी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन अधिकार अथवा संबंध बताने का कार्य करते हैं तो उसे अधिकार वाली अवस्था अर्थात पोसेसिव केस में समझा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे राम्स अयोध्या, यानी इसमें अधिकार दर्शाया गया है कि अयोध्या जो है राम की है, राम्स अयोध्या। जैसे द प्राइस ऑफ द पेन, यानी कि इसमें पेन और कीमत का जो संबंध है, पेन की कितना क्या कीमत है, इस तरह से इसमें संबंध है। और माई मोबाइल, या मोबाइल जो है मेरा है, यानी इसमें कोई संबंध है जिसको इसमें दर्शाया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें जो संबंध है, जो पोसेसिव है, वो आपको इसमें ढूंढना है। तो राम, इसमें आपका जो है द प्राइस, और इसमें जो है माई, ये सारे जो है पोसेसिव केस हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है। देखिए, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हम लोग जो है एक दो चीजें देखेंगे। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को। जब कभी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन किसी के काम से प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा, पोसेसिव केस था कि किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन अधिकार अथवा संबंध बताने का कार्य करते हैं तो उसे अधिकार वाली अवस्था अर्थात पोसेसिव केस में समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस है कि जब कभी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन किसी के काम से प्रभावित होता है तो उसे ऑब्जेक्ट वाली अवस्था अर्थात ऑब्जेक्टिव केस में समझा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है द टीचर टीचेज मी, और दूसरा है आई रिस्पेक्ट द टीचर। तो द टीचर टीचेज मी, इसमें आपको बताना है कि ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो है आपका मी है। और दूसरा एग्जाम्पल है आई रिस्पेक्ट
द टीचर, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका टीचर है। देखिए इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है, हम लोगों ने केस के जितने भेद हैं यानी 3 जो थे उनके बारे में डिस्कस किया है, साथ में एग्जाम्पल में कहां कहां पे जो है आपको जो एग्जाम्पल है उसको पहचानना है कि कौन सा जो है सब्जेक्टिव है केस है, पोसेसिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है। यहां तक आपका पूरा तरह से अगर क्लियर हो गया हो तो आप हमें कमेंट बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें, प्रोनाउन के तीनों केस जो है बने बनाए रहते हैं यानी रेडीमेड होता है, इसको आप बना नहीं सकते हैं, ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। जैसे आई, माई, मी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये रेडीमेड है, बने बनाया हुआ है, आपको सिर्फ रट्टा मार जाना है या 2-3 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा तो यह आपके लिए सहज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है यानी जो नोट्स नंबर 4 है उसमें है कि नाउन में भी 2 रूप समान होते हैं। कौन कौन सा रूप? तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। याद रखिएगा नाउन में भी 2 रूप समान होते हैं। राम लव्ड सीता, इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो देखिए इसमें राम जो है आपका सब्जेक्ट और सीता जो है ऑब्जेक्ट। उसी तरह सीता लव्ड राम, इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सेम चीज है, सिर्फ बदल गया है इसमें कि राम सीता को प्यार करते हैं और इस दूसरा वाले जो एग्जाम्पल है इसमें सीता राम को प्यार करती है। इस तरह से है, इसमें आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो है इंडिकेट करना है। नंबर 5 में कह रहा है कि परंतु, यहां पे ध्यान दीजिएगा, नाउन में 2 रूप समान होते हैं परंतु नाउन के पोसेसिव केस बनाने पड़ते हैं, जिनके 2 नियम हैं। वो 2 नियम कौन कौन सा है यहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं, यहां पे जो है आप समझ सकते हैं। यदि नाउन सजीव है, यदि नाउन सजीव है तो सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। अगर नाउन सजीव है तो सबसे पहले उसका नाम, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस और उसके बाद उसका नाम जिस पर अधिकार दर्शाना हो। जैसे एग्जाम्पल को देखिए, जैसे लालूज वाइफ सजीव है, नाउन है, सजीव है, सबसे पहले उसका नाम यानी किसकी पत्नी, तो लालू की, तो लालू लिखेंगे सबसे पहले, उसके साथ यानी उसके बाद उसमें अपोस्ट्रोफिस एस जोड़ेंगे तो लालूज हो जाएगा। और उसके बाद उसका अधिकार जिस पे हमको दर्शाना है तो उनके पत्नी जो है उनके अधिकार को दर्शाना है तो लालूज वाइफ हो जाएगा। तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद उसमें जो है अपोस्ट्रोफिस एस जोड़ेंगे और फिर उसमें जो है जिसमें उसका अधिकार दर्शाना है उसका नाम लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि यदि, इसमें हम लोग सजीव के बारे में जो है डिस्कस किया, इसमें आपको जो दूसरा है, यदि नाउन निर्जीव हो तो सबसे पहले आपको द लिखना है, उसके बाद उसका नाम जिस पर अधिकार दर्शाना है और उसके बाद ऑफ, उसके बाद पुनः द लिखते हैं और उसके बाद उसका नाम जिसका अधिकार दर्शाना हो। तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से जो है इसको क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम्पल को देखिए और जो इसमें थ्योरी है उसको भी आप देखते चलिए। सबसे पहले जो निर्जीव हो सबसे पहले आपको द लिखना है, तो इसमें जो बात कही गई है एग्जाम्पल को देख सकते हैं, द की ऑफ द लॉक, तो यह निर्जीव है, निर्जीव है तो सबसे पहले आपको द लिखना है, तो आपने द लिख दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, उसका नाम जिस पर अधिकार दर्शाना हो तो चाबी यानी की, और उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद आपको द लिखना है और उसका नाम जिस पे आपको अधिकार दर्शाना हो तो लॉक। तो इस तरह से आपको जो है यह पूरी सेंटेंस कंप्लीट हो गया और इसका सही एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा, जब आपका कह सकते हैं कि जब यह नाउन जो है निर्जीव हो तो इस तरह से आपको बनाना है, और जब सजीव हो तो आपको किस तरह से करना है आपको पता है। अगर सजीव हो
तो पहला नियम यह कहता है कि नाउन सजीव है तो सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं और उसके बाद अपोस्ट्रोफिस एस और उसके बाद उसका नाम जिस पर आपको अधिकार दर्शाना हो। पहला नियम है। दूसरा नियम, यदि नाउन निर्जीव है तो सबसे पहले द, उसके बाद उसका नाम जिस पर आपको अधिकार दर्शाना हो। जैसे ताला के जो चाबी है उसका अधिकार दर्शाना है, की है आपका अधिकार, उस पर दर्शाना है, किस पे, तो लॉक पे, तो ताले पे जो है आपको अधिकार दर्शाना है। इसके बाद की लिखने के बाद जैसे द लिख दिए, निर्जीव है तो द पहले, इसके बाद की, यानी उस पर अधिकार दर्शाना है। उसके बाद उसमें आगे हम लोग क्या करेंगे, ऑफ को जोड़ेंगे और फिर द लिखेंगे और फिर उसका नाम आपको जिसमें मतलब जिस पे जो है अधिकार दर्शाना है उसका, तो उसका नाम लिख दिए, जैसे लॉक। तो इस तरह से यह कंप्लीट हो गया। हमारा जो नोट्स नंबर 6 है इसमें कह रहा है कि यद्यपि निर्जीव के साथ ऑफ लगाया जाता है परंतु निम्नलिखित अवस्था में अपोस्ट्रोफिस एस भी लगाया जाएगा। तो किस अवस्था में लगाया जाएगा? पहला अवस्था है यदि निर्जीव बहुत बहुत यानी बहुत ज्यादा विशाल हो, तब आपको अपोस्ट्रोफिस एस लगाना है। निर्जीव के साथ ऑफ लगाया जाता है परंतु निम्नलिखित अवस्थाओं में अपोस्ट्रोफिस एस लगाया जाएगा कि यदि निर्जीव जो चीज है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, तो आपको वहां पे अपोस्ट्रोफिस एस जोड़ना है। जैसे ओशियंस रोवर, सन्स रे, इस तरह से जो है यह निर्जीव है लेकिन बहुत ज्यादा विशाल है, तो हम लोग इसमें अपोस्ट्रोफिस एस जोड़ेंगे। सेकंड नंबर जो है इसमें जो दूसरा नोट्स है बी नंबर, कह रहा है कि यदि निर्जीव को आपको बढ़ा चढ़ाकर दर्शाना हो तो आपको भी जो है उसमें अपोस्ट्रोफिस एस को जोड़ना है। जैसे जंगल रूल, तो यह निर्जीव है लेकिन इसको जो है बढ़ा चढ़ाकर हमको दर्शाना है तो जंगल्स रूल कर देना है। उसी तरह कोर्ट्स ऑर्डर, तो इसको बढ़ा चढ़ाकर दर्शाने के लिए जो है निर्जीव को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाने के लिए अपोस्ट्रोफिस एस जोड़ा जाता है। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट है इसमें यानी सी नंबर है, इसी में जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नोट नंबर 6 के अंदर, कि निर्जीव के साथ ऑफ भी लगाया जाता है लेकिन निम्नलिखित अवस्था में आपको अपोस्ट्रोफिस एस लगाना है। पहला था कि निर्जीव बहुत बड़ा विशाल हो तो आपको उसमें अपोस्ट्रोफिस एस लगाना है। दूसरा था निर्जीव को अगर आपको बढ़ा चढ़ाकर दिखाना हो तो भी आपको अपोस्ट्रोफिस एस लगाना है। और सी नंबर है यदि निर्जीव को मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया हो अर्थात उसका मानवीकरण कर दिया गया हो तो भी आपको अपोस्ट्रोफिस एस जोड़ना है। जैसे डेथ हैंड, तो निर्जीव को मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया और उसका मानवीकरण कर दिया गया तो उसमें आपको अपोस्ट्रोफिस एस का जो है अप्लाई करना है। डी नंबर है जब निर्जीव मापक का काम करे तो उसमें भी आपको अपोस्ट्रोफिस एस लगाना है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट सनी वाज सेंटेंसेस टू 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट। तो याद रखिएगा इसमें जो आपको एरर किया गया है, कहां पे किया गया है आपको बताना है। देखिए, हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट सनी वाज सेंटेंस्ड टू 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट। तो देखिए इसमें जो आपका एरर है वो कहां पे है, अपोस्ट्रोफिस एस लगेगा। निर्जीव को मापक के रूप में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो देखिए इसमें जो है आपका यह सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित मुहावरे में निर्जीव में जो है एस लगेगा। तो कुछ मुहावरा है जिसमें अपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करना है, तो इसमें आपको जो है रट्टा मार जाना है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। देखिए इसमें जो है आपका पहला जो है मुहावरा,
कैट्स पाव, यानी इसका अर्थ होता है चुपके चुपके। तो ये मुहावरा है, इसमें आपको गलत नहीं करना है, इसको रट जाना है। यही जो है कॉमन एरर में अप्लाई करके आपसे पूछा जा सकता है कि कौन जो है इसमें आपका एरर है। तो इसका मुहावरे को आप कुछ और समझ जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो कैट्स पाव जो होता है चुपके चुपके होता है, जिसका मीनिंग है चुपके चुपके। एट आर्म्स लेंथ जो होता है कोसों दूर होता है। एट स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस का मतलब थोड़ी दूर पर होता है। हार्ट्स कंटेंट्स मतलब जी भर के होता है। 5 नंबर है मोमेंट्स रेस्ट का मतलब पल भर का आराम होता है। 6 नंबर है बर्ड्स आई व्यू के मतलब सरसरी निगाहों से होता है। पेन्स इविल का मतलब कलम से हुई गलती होता है। विट्स एंड का मतलब होता है अकाल से बाहर। और लव्स लेवर लॉस्ट का मतलब होता है घोर घृणा। इसका बाद फिंगर्स एंड का मतलब होता है जीवा पर। और नेक्स्ट है फॉर्चून ऑफ फेवराइट का मतलब होता है भाग्य का धनी। तो फॉर्चून फेवराइट का मतलब भाग्य की धनी होता है। एक क्वेश्चन है वन हु इज द फेवराइट ऑफ फॉर्चून इज द फेवराइट ऑफ ऑल। तो बताइए इसमें कहां पर जो है आपका एरर है। तो देखिए यहां पे जो है जो फेवराइट दिया फेवराइट है, यहां पे आपका गलत है। यहां पे होना चाहिए था फॉर्च्यून्स फेवराइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है यदि सजीव में एस लगाया जाता है परंतु निम्नलिखित अवस्था में सजीव के साथ ऑफ भी लगेगा। सजीव में एस लगाया जाता है लेकिन निम्नलिखित अवस्था में सजीव के साथ जो है ऑफ भी लगेगा। पहली अवस्था है यदि मानव का अधिकार न बताकर उसके संबंध बतलाया जाए तो आपको ऑफ का प्रयोग करना है। जैसे द ताल्स इज द पिक्चर ऑफ आमिर खान। इसमें क्या किया गया है, मानव का अधिकार न बताकर उसके संबंध को बताया गया है। तो जो ताल्स पिक्चर है वो आमिर खान का है। तो इसमें जो है आपका इस तरह से ऑफ का प्रयोग किया गया है, यानी मानव का अधिकार न बताकर उसके संबंध को बताने के लिए ऑफ को यहां पे जो है लागू किया गया है। सेकंड नंबर है जब कभी एडजेक्टिव में द लगाकर उससे समस्त जाति भर का बोध करवाया जाए तो आपको ऑफ का प्रयोग करना है। जैसे द कंडीशन ऑफ द पुअर। इसमें क्या है, यह एडजेक्टिव है, इसमें आपको द लगाकर उसके समस्त जाति भर का बोध करवाने के लिए आपको जो है ऑफ का प्रयोग करना होगा। तो ऑफ का प्रयोग किया गया है द कंडीशन ऑफ द पुअर। राइट है, आगे बढ़ते हैं। सी नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के उस शब्द के समीपतम रखने के लिए जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है हम सजीव में ऑफ लगाते हैं। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आई लाइक मनमोहन पॉलिसी हु इज अ ग्रेट स्कॉलर। क्या यह सही है? तो यह गलत है। सही क्या है, आई लाइक मनमोहन द पॉलिसी। देखिए इसमें आपको साफ साफ बातें कही गई है कि रिलेटिव प्रोनाउन के उस शब्द के समीपतम रखने के लिए जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है हम सजीव में ऑफ लगाते हैं। तो आई लाइक मनमोहन पॉलिसी हु इज अ ग्रेट स्कॉलर, यह गलत हो जाएगा। आई लाइक मनमोहन द पॉलिसी, यह आपका सही होगा। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें जो फोर्थ पॉइंट है डी नंबर। दो बार ऑफ पोस्ट ऑफिस से बचने के लिए सजीव में एक बार ऑफ लगेगा। ऐसी अवस्था में सबसे पहले आपको द लिखना है, उसके बाद उसका नाम जो सबसे कम महत्वपूर्ण हो और उसके बाद ऑफ, उसके बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिसमें अपोस्ट्रोफिस एस लगेगा और उसके बाद द्वितीय महत्वपूर्ण। तो ध्यान रखिएगा 2 बार
अपोस्ट्रोफिस एस से बचने के लिए सजीव में एक बार आपको ऑफ लगाना है, उसके बाद आपको द का प्रयोग करना है, उसके बाद उसका नाम जो सबसे कम महत्वपूर्ण हो, और उसके बाद फिर ऑफ लगाना है, और आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिसमें आपको अपोस्ट्रोफिस एस लगाना है उसको, और उसके बाद जो है द्वितीय महत्वपूर्ण वाला वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, माई ब्रदर सिक्योरिटीज कार ड्राइवर इज सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। तो इसमें देखिए जो गलत किया गया था, कहां पे किया गया था, फर्स्ट पार्ट में ब्रदर्स सिक्योरिटीज, ओ सॉरी, इसमें क्या था, इस बाय डिफॉल्ट छूट गया है, ब्रदर्स सिक्योरिटीज होगा, तो यहां पे आपका गलत था, क्योंकि इसमें 2 बार पोस्ट ऑफिस इसका प्रयोग किया गया है। आपको 2 बार पोस्ट ऑफिस इससे बचने के लिए जो है ऑफ का प्रयोग करना था, तो यहां पे 2 बार मतलब लगातार जो है पोस्ट ऑफिस इसका प्रयोग किया गया, तो पहले वाला में ही आपका गलती है, यानी एरर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्या है उसमें। नोट्स नंबर 8 है, जिस शब्द का अंत बॉडी अथवा वन से हो, वो प्रोनाउन होने के बावजूद आचरण नाउन वाला करते हैं। वे नाउन के भांति, क्योंकि वे स्वयं सब्जेक्टिव और स्वयं ऑब्जेक्टिव हैं, इनके पॉसेसिव केस बनाने पड़ते हैं जो पोस्ट ऑफिस एस की सहायता से बनते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, जिस शब्द का अंत बॉडी अथवा वन से हो, वे प्रोनाउन होने के बावजूद आचरण नाउन वाला करते हैं, और वे नाउन के भांति, क्योंकि वे स्वयं सब्जेक्टिव स्वयं ऑब्जेक्टिव हैं, इनके पोसेसिव केस बनाने पड़ते हैं, और किसके सहायता से, पोस्ट ऑफिस एस के सहायता से। एग्जाम्पल के माध्यम से आप जो है इसको समझ सकते हैं। समवन इज कॉलिंग यू, और सेकेंड वाला है आई लव समवन, और थर्ड एग्जाम्पल है समवन्स मोबाइल इज रिंगिंग। ठीक है, तो इसमें जो है आपको सब्जेक्टिव कौन सा जो है हो गया, तो समवन। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट बताना है, तो इसमें समवन जो है ऑब्जेक्ट हो गया, यानी पहले वाले में समवन सब्जेक्ट, दूसरे वाला में समवन जो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 जो है, यानी नोट्स नंबर 9 जो है, आप देख सकते हैं कि इसमें है कि लेकिन आगे वाला जो डिस्कस किया था हम लोगों ने, कि जिस शब्द का अंत बॉडी या वन से हो, वे प्रोनाउन होने के बावजूद आचरण नाउन वाला करेंगे, और वे नाउन के भांति, क्योंकि वे स्वयं सब्जेक्टिव और स्वयं ऑब्जेक्टिव हैं, इनके पोसेसिव केस बनाने पड़ते हैं जो अपोस्ट्रोफिस एस के सहायता से बनते हैं। 9 नंबर में वही करें, लेकिन यदि उपरोक्त के तुरंत बाद एल्स आ जाए तो अपोस्ट्रोफिस एस जो है एल्स में लगेगा। एग्जाम्पल को देख लीजिए, दिस इज नॉट माई ड्यूटी, दिस इज समवन एल्स, न कि समवन्स होगा। तो समवन में यहां पे जो है अगर एल्स आता है तब, तो समवन में अपोस्ट्रोफिस एस नहीं जुड़ेगा, यानी इसमें जो है आपका यहां पे जो है समवन में अपोस्ट्रोफिस एस नहीं जुड़ेगा। किसमें जुड़ेगा, एल्स में। तो एल्स में पोस्टऑफिस एस जुड़ गया तो एल्स हो गया, ध्यान रखना है। नोट नंबर 10 है, यदि एक साथ कई नाउन आए और सबका अलग अलग जो है अधिकार दर्शाना हो, तो सब में अपोस्ट्रोफिस एस लगेगा। यदि एक साथ कई नाउन आए तो सबका अलग अलग अधिकार दर्शाना हो, तो सब में आपको पोस्ट ऑफिस एस लगाना है। एग्जाम्पल को देखिए, यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, द प्रेसिडिंग ऑफिसर डिमांडेड जॉन एंड सोहन्स आइडेंटिटी कार्ड। तो यहां पे था जो एग्जाम्पल था, द प्रेसिडिंग ऑफिसर डिमांडेड जॉन एंड सोहन्स आइडेंटिटी कार्ड। तो इसमें आपको जो है बताना है कि कहां पे एरर है। तो देखिए इसमें जो है जॉन में जो है आपको यहां पे
अपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करना था, तो यहां पे नहीं किया गया है, तो यहां पे एरर है। ठीक है, तो जॉन्स हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 11। यदि एक साथ एक से अधिक नाउन आए और उनका संयुक्त अधिकार दर्शाना हो तो केवल अंतिम वाले में आपको अपोस्ट्रोफिस एस लगाना है। यदि एक साथ एक से अधिक नाउन आए और उनका संयुक्त अधिकार दर्शाना हो तो केवल अंतिम वाले में अपोस्ट्रोफिस एस लगेगा। एग्जाम्पल को देख लीजिए, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देयर इज नो मनी इन सोहन्स एंड रोहन्स जो है ज्वाइंट अकाउंट। तो इसमें जो है आपको एरर कहां पे है, अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से याद रखिएगा तो यह एरर जो है आप सही कर पाएंगे। मैं कह रहा था कि जैसे एक से अधिक नाउन आए तो उनका संयुक्त अधिकार, देखिए संयुक्त अधिकार इसलिए है क्योंकि यहां पे ज्वाइंट खाता है दोनों का। इनको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतिम वाले में अपोस्ट्रोफिस एस लगा देंगे। तो यहां पे देखिए सोहन में भी अपोस्ट्रोफिस एस है और रोहन में भी, तो किस में लगेगा, सिर्फ अंतिम वाले में। तो आपका सही कहां होगा, सिर्फ रोहंस होगा, सोहन एंड रोहंस। तो याद रखिएगा। नोट्स नंबर 12 को देखते हैं। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइपन के द्वारा विभक्त हैं, देखिए कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, नाउन वाले चैप्टर में ही हम लोगों ने डिस्कस किया है। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइपन के द्वारा विभक्त हैं और जिनका कोई ना कोई अंक प्रीपोजिशन हो, इनके अधिकार दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन के बाद वाले में अपोस्ट्रोफिस एस लगेगा। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइपन के द्वारा विभक्त हैं और जिनका कोई ना कोई अंक प्रीपोजिशन हो, इनके अधिकार को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन के बाद वाले में अपोस्ट्रोफिस एस लगाएंगे। एक क्वेश्चन है, यह ऑलरेडी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ही वांट अ साड़ी इक्वल टू दैट ऑफ हिज ओनली ब्रदर इन लॉ फादर्स इन लॉ प्रॉपर्टी। तो बताइए कहां पे एरर है। एरर आपका थर्ड पार्ट में है। यहां पे फादर्स में जो है, फादर जो है इसमें पोस्टऑफिस एस नहीं लगेगा बल्कि ला में लगेगा, तो फादर इन लॉ हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद वाले में जो है हम लोग अपोस्ट्रोफिस एस जोड़ेंगे, तो फादर इन लॉ हो जाएगा। नोट नंबर 13 है, जिस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस लगाया गया हो, इनके अधिकार दर्शाने के लिए केवल जो है अपोस्ट्रोफिस एस लगाया जाता है। तो नाउन को प्लूरल बनाने के लिए अगर एस ई एस लगाया गया है तो सिर्फ इनके अधिकार को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफिस एस लगाएंगे। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, याद रखिएगा। 14 नंबर नोट्स है, यदि किसी को प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस नहीं लगाया गया हो तो अधिकार को दर्शाने के लिए भी अपोस्ट्रोफिस एस लगाएंगे। यदि किसी को प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस लगाया गया है तो अधिकार को दर्शाने के लिए जो है अपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, देखिए जेडी वुमेन्स कॉलेज, ये एग्जांपल है, तो आप समझ गए हैं किस तरह से इसको जो है लागू करना है। नोट नंबर 15 है, यदि किसी नाम का अंत हिंदी के किसी भी प्रकार से जो है सा से हो तो उनके अधिकार दर्शाने के लिए जो है अपोस्ट्रोफिस एस लगेगा। तो याद रखिएगा, किसी का नाम अंत में, यानी कि यदि किसी नाम का अंत जो है हिंदी के किसी भी प्रकार से सा से हो तो आपको उसका अधिकार को दर्शाने के लिए आपको केवल अपोस्ट्रोफिस एस लगाना है। जैसे गणेश पेन, तो गणेश पेन हो जाएगा। इसमें जो है इस नाम, जैसे गणेश है तो लास्ट में क्या है, सा का उच्चारण हो रहा है, तो इसमें आपको पोस्टऑफिस एस लगा के उसके संबंध को दर्शाना है।
16 नंबर है कि अपोस्ट्रोफिस एस के बाद हाउस, चर्च, ऑफिस, शॉप इनका उल्लेख नहीं होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, आई एम गोइंग टू बार्बर शॉप टू हैव माई हेयर कट। तो बताइए, आपको ध्यान में रखना है कि अपोस्ट्रोफिस एस के बाद हाउस, चर्च, ऑफिस, शॉप का उल्लेख नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो होगा, बताइए, अपोस्ट्रोफिस एस के बाद जो है आपको किस चीज का प्रयोग नहीं करना है? हाउस, चर्च, ऑफिस, शॉप का। तो यहां पे बार्बर्स मतलब कि जो होगा बार्बर्स होगा, शॉप नहीं होगा। तो यहां पे आपको बार्बर में आपको अपोस्ट्रोफिस एस जोड़ देना है, और यहां पे हाउस या शॉप या चर्च या ऑफिस हो तो आपको नहीं लगाना है। सिंपल सी फंडा है, अपोस्ट्रोफिस एस के बाद हाउस, चर्च, ऑफिस, शॉप का उल्लेख नहीं होगा। अगर हो रहा है तो वहां पे एरर है। 17 नंबर है, पोसेसिव केस प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग करना है। तो पोसेसिव केस किसे कहते हैं आपको पता है, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद वर्ब का पहला रूप, इसके बाद उसमें जो है ING को जोड़ देना है। तो जैसे ईटिंग हो जाएगा और गोइंग हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। तो वर्ब में आपको वर्ब के फर्स्ट रूप को लिखकर उसमें ING को जो है ऐड कर देना है, अगर पोसेसिव केस हो तब। जैसे दे इंसिस्टेड ऑन मी स्टेइंग देयर एट लीस्ट फॉर अ वीक। इसमें आपको बताइए कि कहां पे जो है एरर किया गया है। तो देखिए, ऑन मी जो है यहां पे क्या होगा? मी नहीं होगा बल्कि माई होगा। तो यहां पे आपको याद रखना है, पोसेसिव केस में V1 प्लस ING का जो है प्रयोग करना है। तो दे इंसिस्टेड ऑन माई स्टेइंग दियर, देखिए ING लगा दिया गया है, वर्ब के पहला रूप में ING है, और दियर एट लीस्ट फॉर अ वीक। नोट नंबर 18 है, यदि वाक्य में नाउन इन अपोजिशन आए तो अपोस्ट्रोफिस एस अपोजिशन में लगेगा। कैसे लगेगा, किस तरह से आपको अप्लाई करना है देख लीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। द बजट वाज एट इट्स जेनिथ ड्यूरिंग अशोका द ग्रेट्स रेजिम। तो बताइए गलत कहां किया गया है इसमें? तो देखिए, यदि वाक्य में नाउन इन अपोजिशन आए तो पोस्टऑफिस एस कहां लगेगा? अपोजिशन में। तो यहां पे क्या किया गया है बताइए? अशोकाज द ग्रेट्स कर दिया गया है। तो यहां में अशोका मतलब कि अशोका में अपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगेगा, अपोजिशन में लगेगा, तो ग्रेट्स में लगेगा। तो ये वाला सही है आपका, जो है थर्ड पार्ट में जो है एरर किया गया है, अशोका द ग्रेट्स रेजिम होगा। 19 नंबर है, एब्रिविएशन, यानी इसका मतलब होता है संक्षिप्तांक। एब्रिविएशन के अधिकार दिखने के लिए जो है अपोस्ट्रोफिस एस अंतिम वाले अक्षर में लगेगा। जैसे आप बताइए, एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, MIA अपोस्ट्रोफिस एस फ्लैट, MIS फ्लैट। ठीक है, इस तरह से जो है जो संक्षिप्तांक है, एब्रिविएशन है, इसके अधिकार दिखाने के लिए जो है अपोस्ट्रोफिस एस अंतिम वाले अक्षर में जो है जुड़ेगा। तो ये जो है इस संक्षिप्तांक के लास्ट वर्ड कौन सा है? लास्ट वर्ड जो है, लास्ट अक्षर जो है एस है, सॉरी ए है। तो इसमें आपको जो है MIA में जो है आपको अपोस्ट्रोफिस एस ऐड करना है, तो MIS फ्लैट हो जाएगा। इसमें पहला नियम है, इफ सरनेम्स आफ्टर मेन नेम्स कम आफ्टर सरनेम। किस तरह से? अच्छा, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, पहले सरनेम में आपको पोस्टऑफिस एस लगाना है, उसके बाद जो मेन नेम है, जैसे ब्राक ओबामा, तो ओबामा, देखिए ब्राक जो है इनका जो सरनेम है वो क्या है? ओबामा हो सकता है। तो इसमें जो है पहले आपको सरनेम में पोस्टऑफिस एस लगाना है, उसके बाद मेन नेम में जो है आपका अपोस्ट्रोफिस एस आएगा, इसके बाद फिर सरनेम आएगा।
तो किस तरह से इसमें जो है आपका एरर कर दिया गया है, तो देखिए बराक ओबामाज पॉलिसी, तो देखिए ओबामा जो है आपका यहां पे सरनेम है, तो इसमें पोस्ट ऑफिस से जोड़ा गया है, तो बराक ओबामा पॉलिसी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनी अदर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो यहां पे जो है आपका एरर नहीं है, ओबामा सही है। इसके बाद आपका जो 20 नंबर है, नोट नंबर 20, इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक घटनाओं तथा प्राकृतिक क्रियाओं में न तो ऑफ और न ही अपोस्ट्रोफिस एस लगता है। तो जो प्राकृतिक घटना है, जैसे विंटर सीजन है, समर है, या आपका कह सकते हैं स्टॉर्म है या रेन है, इस तरह से जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक क्रियाएं हैं, उसमें आपको न तो ऑफ लगाना है न तो अपोस्ट्रोफिस एस। जैसे विंटर सीजन होगा, न कि विंटर सीजन्स होगा, विंटर सीजन, समर वेकेशन, समर वेकेशंस अगर होता है तो आपका एरर हो सकता है। नोट नंबर 21 है, जब दो कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो उसे दर्शाने के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब दो कर्ता क्या करते हैं, अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो उसे दर्शाने के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है फिशिंग एंड स्विमिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। तो यहां पे एरर हो गया, क्यों? क्योंकि दो कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि फिशिंग और स्विमिंग दोनों अलग चीजें हैं। इनको दर्शाने के लिए ईच अदर का प्रयोग करेंगे। यहां पे वन अनदर कर दिया गया है तो यहां पे एरर है, यहां पे ईच अदर होगा वन अनदर के जगह पे। 22 नंबर है, जब दो से अधिक सब्जेक्ट अपने अपने कार्यों को एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो उसे दर्शाने के लिए वन अनदर का प्रयोग होगा। तो देखिए यहां पे आप जो है मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां पे आप गलत करने की जो संभावनाएं हैं ज्यादा कर सकते हैं। पहला में हम लोगों ने यानी 21 नंबर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जब दो कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उसे दर्शाने के लिए जो है हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। जैसे उसमें था फिशिंग और स्विमिंग, ये दो कर्ता है, यानी ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये अपने अपने कार्य मतलब दो कर्ता जो है ये अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो इसमें जो है आपका ईच अदर का प्रयोग होगा। वही बात कही जा रही है कि जब दो से अधिक सब्जेक्ट अपने अपने कार्यों को जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो उसे दर्शाने के लिए वन अनदर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है, ऑल द मेंबर्स इन काउंसिल बिकम जो है शॉटिंग एट ईच अदर। तो इसमें जो है ईच अदर के जगह पे क्या होगा, वन अनदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें दो से अधिक सब्जेक्ट हैं, तो दो से अधिक सब्जेक्ट अपने अपने कार्यों को एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उनको दर्शाने के लिए ईच अदर न प्रयोग किया जाएगा, बल्कि ईच अदर का प्रयोग न करके बल्कि वन अदर अनदर का प्रयोग होगा। तो ईच अदर में प्रयोग जो किए थे हम लोगों ने, उसमें क्या था, जब दो कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तब हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। तो अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब 23 नंबर है, जब दो कर्ता अपने अपने कार्यों को एक दूसरे को नहीं बल्कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। देखिए आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे आप कंफ्यूजन मतलब आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ईच अदर का प्रयोग आपको कहां करना है, जब दो कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करते हो तो ईच अदर का प्रयोग करना है। और वन अनदर का प्रयोग कहां करना है, जब दो से अधिक सब्जेक्ट अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तब आपको जो है उनका अधिकार को दर्शाने के लिए
वन अनदर का जो है प्रयोग करना है। लेकिन आगे जो है आपका 23 नंबर कह रहा है कि जब दो कर्ता अपने अपने कार्यों एक दूसरे को नहीं बल्कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र, यहां पे अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, तब आपको ईच अदर का प्रयोग करना है। जैसे मोदी एंड मनमोहन क्रिटिसाइज ईच अदर्स पॉलिसी, तो यहां पे जो है मतलब ये एक दूसरे के कार्यों को नहीं बल्कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को जो है प्रभावित कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मोदी एंड मनमोहन क्रिटिसाइज ईच अदर्स पॉलिसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर, जब दो से अधिक कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को नहीं बल्कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता हो, तो आपको क्या करना है, वहां पे वन अनदर्स का प्रयोग करना है। ईच अदर्स का प्रयोग कब करना था, जब दो कर्ता अपने अपने कार्यों को मतलब अपने अपने कार्यों से कह सकते हैं एक दूसरे को नहीं बल्कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, वहां पे आपको ईच अदर्स का प्रयोग करना है। लेकिन आगे का है कि वन अनदर्स का भी आपको प्रयोग कब करना है, जब दो से अधिक कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को नहीं बल्कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करे, तो वन अनदर्स का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, द फोर फ्रेंड्स वेयर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर्स एट द कम टू ईच अदर्स एट वेन रिलाइड। तो इसमें आपको बताना है कि कहां पे जो है एरर किया गया है। तो देखिए अनदर्स, वन अनदर्स है, तो यहां पे एरर नहीं है, ट्रू है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर, तुलना बराबरी वाले केस में होगा। तुलना कहां पे होगा, बराबरी वाले केस में होगा। जैसे सब्जेक्ट का तुलना जो है ऑब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्टिव तुलना ऑब्जेक्टिव से, तुलना बराबरी वाले से करना है, यानी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी इस छोर से उस छोर वाले से करना है, बराबरी वाले से करना है, न कि बीच वाले से। जैसे ही इज टॉलर देन मी नहीं होगा, क्या सही होगा, ही इज टॉलर देन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ही इज टॉलर देन मी गलत हो जाएगा, ही इज टॉलर देन आई होगा, यहां पर आई छूट गया है, तो याद रखिएगा यह सही है। तुलना बराबरी वाले के साथ करना है, बराबरी वाले केस में होगा, तो सब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से होगा, तो ही इज टॉलर देन मी नहीं होगा, ही इज टॉलर देन आई होगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट ही है तो तुलना आई के साथ किया जाएगा, न कि मी के साथ। उसी तरह पोसेसिव का तुलना आपको पोसेसिव से करना है, तो माई शूज आर बेटर देन यू गलत है, तो सही क्या है, माई शूज आर बेटर देन दोज ऑफ योर्स, यह सही है। तुलना बराबरी वाले के साथ करना है। ऑब्जेक्टिव तुलना ऑब्जेक्टिव से करना है। जैसे द टीचर स्कॉल्ड मी मोर देन ही, यह गलत है, सही क्या है, माई टीचर स्कॉल्ड मी मोर देन हिम, यह तुलना जो है सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का तुलना जो है ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव का तुलना ऑब्जेक्टिव से होना चाहिए। सिंपल सी फंडा है। इसके बाद सिंगुलर प्लस वर्ब का प्रयोग करना है। यहां पे जो स्टार किया गया है इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया इसी पे, सब्जेक्ट के मतलब कि सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था। यहां पे क्या किया गया है कि क्वेश्चन जो है, डियर वेयर वेरी डिसिप्लिन एंड क्विट व्हेन द न्यू टीचर एंटर्ड द वॉशरूम, गलत कहां किया गया है बताइए। तो देखिए इसमें जो गलत है आपका, यानी आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए। तो यहां पे जो देम किया गया है गलत है, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा यानी दे होगा, दे वेयर, तब सही हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग होता है, तो दे होना चाहिए। इसके बाद देखिए वर्ब के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, कहने वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने
इससे पहले वाले डिस्कशन को जो है आपने रिवीजन किया है, सुना है, तो आपको पता होगा। या जो सेंटेंस अरेंजमेंट है, अगर आप उसको देखे होंगे, अगर आपको रिवीजन किए होंगे आप, तो यहाँ पे जो है आप गलत नहीं कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे क्वेश्चन एक पूछा गया, द बिजनेस लॉबी वांटेड ही टू टेक ओवर एज द न्यू चेयरमैन ऑफ दियर कोविएटेड बोर्ड। तो इसमें जो गलत किया गया है वह यह है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो वर्ब जो है आपका कहा क्या किया गया है, यहां पे जो ही है, यहां पे आपका क्या होगा, हिम होगा। यानी द बिजनेस लॉबी वांटेड हिम टू टेक ओवर एज द न्यू चेयरमैन ऑफ दियर कोविएटेड बोर्ड। 27 नंबर है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। लेट के साथ आपको पहले लेट का प्रयोग करना है, लेट लिखना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। इसके बाद वर्ब क्या है, गो, इसमें वर्ब है। मी जो है ऑब्जेक्ट है और लेट जो है आपको लिखना ही है। तो याद रखिएगा, लेट प्लस ओ प्लस भी, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करना है। 28 नंबर है, लाइक के बाद जो है, अगर आप किसी सेंटेंस में लाइक देखते हैं तो वहां पे आपको लाइक के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे सी इज लाइक मी, तो लाइक के बाद ऑब्जेक्ट जो है, मी जो है आपका ऑब्जेक्ट है। 29 नंबर है, एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसे होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे डू एज आई से, तो एज के बाद आपका सब्जेक्ट आई हो गया और जो वर्ब है वो आपका है से, मतलब क्रिया जो है, इसमें से जो है कहना जो है क्रिया है। तो एज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। इसके बाद 30 नंबर है, प्रीपोजिशन के साथ आपको जो है ऑब्जेक्टिव केस आएगा। एक एग्जांपल पूछा गया था, यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ही वॉक टू द मार्केट विथ टू सर्वेंट ऑन आइदर साइड ऑफ हिज टू हेल्प हिम बाय थिंग्स। इसमें एरर कहां पे किया गया, देखिए एरर कहां पे है, साइड ऑफ हिज के बाद जो है, जो हिज है ये, यहां पे हिज नहीं होगा, क्या होगा, यहां पे पोसेस क्या है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, प्रीपोजिशन जो है इसके बाद आपका यहां पे हिम होना चाहिए, न कि हिज होगा। समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट है 31 नंबर, बट प्लस सब्जेक्टिव केस इफ इट इज कंजक्शन। बट के साथ आपको सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है, लेकिन यदि कंजक्शन है तो। जैसे एग्जांपल है, यू आर अ स्टूडेंट बट आई एम अ टीचर। तो बट के साथ सब्जेक्टिव केस है, लेकिन जो है यदि कंजक्शन है तो, जोड़ना है तो। नेक्स्ट है 32 नंबर, बट के साथ ऑब्जेक्टिव केस आएगा यदि प्रीपोजिशन है तो, यानी बट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ऊपर में क्या था, बट प्लस सब्जेक्टिव केस यदि कंजक्शन है तो, और 32 में बट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा यदि सेंटेंस में क्या है, प्रीपोजिशन है तो। जैसे नो बडी बट आई वॉज एबल टू सॉल्व द पजल्स ऑफ द पेपर। इसमें एरर कहां पे किया गया आपको बताना है। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यहां पे आई ना होकर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो नो बडी बट मी वाज एबल टू सॉल्व द पजल ऑफ द पेपर होगा। तो इस तरह से केस को हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जितने भी इसमें पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कहीं से भी डाउट हो, आप हमें कमेंट करिए, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ जो है यह लेसन यानी जो केस है, यह सब्जेक्ट
जो है समाप्त होता है, सब्जेक्ट नहीं, ये जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूज ऑफ प्रोनाउन को हम लोग, यानी प्रोनाउन को किस तरह से कहां कहां पे यूज करेंगे हम लोग, इस तरह से जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।